आज हम समझते हैं प्रोटीन के विषय में कि प्रोटीन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, प्रोटीन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स की विशेषताएं। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन एल अल्फा अमीनो अम्ल की बहुलक होते हैं। ठीक है, दीज आर द पॉलीमर ऑफ द एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं ये एल अल्फा अमीनो अम्ल के द्वारा बनी होती हैं। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के विषय में हम पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इनमें एक तरह का बेसिक ग्रुप होता है एक तरह का, और दूसरा एक एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि अगर बेसिक ग्रुप की बात करें तो NH2 अमीनो ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप की उपस्थिति के कारण ये एम्पीपैथिक का नेचर, या जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी प्रकृति का अमीनो एसिड्स होते हैं। लगभग 22 प्रकार के अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। तो उनका जो एल आइसोमर होता है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ द एल अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर प्रोटीन वर्ड की बात करें तो प्रोटीन वर्ड सबसे पहले यूज किया था मुल्डे नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, मुल्डे ने 1937-38 में इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कि प्रोटीन्स में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये इनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कॉपर, ठीक है, या फिर जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकिल, बहुत सारे एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोटीन्स में क्या है, कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हो गया प्रोटीन की पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह की चैन, कि बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद दूसरा अमीनो एसिड होगा, ठीक है, तीसरा अमीनो एसिड होगा। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से कौन से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, बीच में इनमें कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको पेप्टाइड बॉन्ड जुड़े होने के कारण इसका नाम पड़ गया इसी के नाम पे, कि इसको हम पेप्टाइड चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चैन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, पेप्टाइड चैन। ठीक है, प्रत्येक एक अलग प्रोटीन एक अलग तरह के अमीनो एसिड सीक्वेंस के द्वारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी प्रोटीन होगी उसमें एक विशेष तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या विशेष प्रकार की प्रोटीन में एक विशेष तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। लेकिन टोटल कितने, 22 अमीनो एसिड से मिलकर ही किसी भी तरह की प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो पेप्टाइड चैन हो गई। जब बहुत सारी पेप्टाइड चैन मिलके आपस में एक स्ट्रक्चर बनाएंगी उसको पॉलीपेप्टाइड चैन बोलते हैं, और यही प्रोटीन होती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड की जो लंबी चैन होगी उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन। ये एक तरह का बायोमोलिक्यूल होता है या माइक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, जो कि हमारी संरचना में भाग लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, प्रोटीन किसी भी जिस चीज का शरीर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, शरीर के जो संरचनात्मक इकाई होती है वो प्रोटीन की ही बनी होती है। तो ये हो गए प्रोटीन के बेसिक बेसिक चीजों के बारे में, कि प्रोटीन्स किस तरह के अमीनो अम्ल आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये पॉलीमर ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसका क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि प्रोटीन्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स को बेसिकली हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या 3 आधार पे हम प्रोटीन का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इनको हम समझ लेते हैं कौन कौन से इनमें क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है इनकी नेटिव कन्फर्मेशन। नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन
नेटिव कन्फर्मेशन। ठीक है, नेटिव कन्फर्मेशन का मतलब होता है त्रिबिंब आकृति या फिर त्रिबिंब आकृति मतलब थ्री डायमेंशनल इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर प्राकृतिक अनुरूपण। तो बेस्ड ऑन नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पे इसको हम एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसका केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, रासायनिक संयोजन के आधार पे, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कि प्रोटीन में किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, किस किस तरह के अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं, तो उसके आधार पे भी हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं, और या फिर उनका काम क्या है, ठीक है, ऑन स्पेसिफिक रोल्स, ठीक है, हमारे शरीर में उनका क्या रोल है, ठीक है। ठीक है, पहला नेटिव कन्फर्मेशन प्राकृतिक अनुरूपण या थ्री डायमेंशनल या त्रिबिंब आकृति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संयोजन के आधार पर, और तीसरा उनका स्पेसिफिक रोल, उनका हमारे शरीर में क्या काम है, उस आधार पे भी हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर नेटिव कन्फर्मेशन की बात करें तो नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पे हम प्रोटीन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, प्राकृतिक अनुरूपण या नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पर प्रोटीन को हम दो भागों में, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस जैसे नाम से पता चलती है कि फाइबर जैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। फाइबर कैसा होता है, एक लंबा सा फाइबर तंतु होता है, ठीक है, जिसका चौड़ाई और लंबाई का अनुपात लगभग, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:10 होता है, ठीक है, और इसमें नॉर्मली सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की पाई जाती है, ठीक है। कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये समझ लीजिए कि फाइब्रस जो प्रोटीन होती है उसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:10 होता है, इसलिए हमें फाइबर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको हम फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है ये। यहीं अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये ग्लोबुलर मतलब गोलाकार आकृति की प्रोटीन जो होती हैं, या हमें जो प्रोटीन गोलाकार आकृति में दिखाई देती है उनको हम ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसका लंबाई और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:3 या फिर 1:4 होता है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो इस तरह से ये क्या है कि इसकी लंबाई कम होती है, तो ये हमें एक तरह से गोलाकार आकृति में दिखाई देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसमें टर्सरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर या लेवल की स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। टर्सरी या फिर क्वाटनरी लेवल की प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रस जैसे कोलेजन हो गई, केराटिन हो गई या इलास्टिन हो गई, ये सब फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन हो गई या फिर केराटिन प्रोटीन या फिर इलास्टिन, ये सारी प्रोटीन्स कैसी होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। इनकी सभी विशेषताओं के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि कोलेजन की किस तरह की कैपेसिटी होती है, केराटिन की क्या होती है, इलास्टिन की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये गोलाकार आकृति की होंगी, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ये प्रोटीन कैसी होती है, गोलाकार आकृति की होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, इनमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:3 या फिर 1:4 होता है। टर्सरी और क्वाटनरी लेवल की प्रोटीन इसमें पाई जाती है, ये हमें गोलाकार आकृति में दिखाई देती है। इसमें ग्लोबिन हो गई, एल्ब्यूमिन हो गई, ठीक है,
ग्लोबिन हो गई, इसके बाद मायोग्लोबिन हो गई, ये सब गोलाकार प्रोटीन हो गए, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन, केराटिन या फिर इलास्टिन, ये सब फाइब्रस प्रोटीन है, इसमें सेकेंडरी लेवल की प्रोटीन पाई जाती है। यहीं अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसको भी हम तीन क्लासिफाई या तीन वर्ग में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, या और थर्ड होता है ड्राइव्ड प्रोटीन, ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ये हो गया, हम रासायनिक संयोजन या केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन्स को तीन क्लास में या तीन वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड प्रोटीन, तीसरा ड्राइव्ड प्रोटीन। अगर सिंपल प्रोटीन की बात करें तो इसमें एक सिंपल इस तरह की अमीनो एसिड की सीक्वेंस पाई जाती है, ठीक है। सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड की एक नॉर्मल सीक्वेंस होगी, जैसे कोलेजन में होती है, ग्लोबुलिन में, एल्ब्यूमिन में, ये सब क्या एक सिंपल सीक्वेंस होती है किसकी, प्रोटीन की या अमीनो एसिड की। जैसे ग्लोबुलिन हो गई, ठीक है। ये सारी प्रोटीन कैसी है, सिंपल प्रोटीन, इसमें किसी तरह का एडिशनल ग्रुप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता है। दूसरा क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है कि संयुक्त प्रोटीन, इसमें किसी नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन अमीनो पार्ट भी इसमें पाया जाता है, और उसी के आधार पे हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। क्या, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब कि इसमें न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन अटैच रहती है, ठीक है। प्रोटीन के साथ क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। सेम इसी तरह से अगर हम फॉस्फोप्रोटीन की बात करें, दूसरा क्या, फॉस्फोप्रोटीन। तो इसमें क्या है, ऐसी प्रोटीन जिसमें फास्फोरस अटैच रहती है, तो फास्फोरस के साथ जिसमें प्रोटीन होगी तो उस प्रोटीन को बोलते हैं फॉस्फोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जिस प्रोटीन के साथ पाया जाएगा या प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा होगा उसको न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन के साथ जब फास्फोरस जुड़ा होगा तो उसको फॉस्फोप्रोटीन। इसी तरह से जब ग्लिसराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जब प्रोटीन के साथ ग्लिसराइड या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड का जुड़ा हो, ठीक है, तो इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जिसके साथ लिपिड मॉलिक्यूल जुड़ा हो तो उसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। तो इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर कोई मेटल आयन जुड़ा हो तो उसको मेटेलो प्रोटीन बोलते हैं, मेटेलो प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के साथ कोई मेटल आयन जुड़ा हो तो उसको मेटेलो प्रोटीन। इसी तरह से हीमोप्रोटीन, इसी तरह से फ्लेवोप्रोटीन, ठीक है। हीम का मतलब या फ्लेवोप्रोटीन। तो इस तरह से इन प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कंजुगेटेड या एडिशनल ग्रुप के साथ, कि नॉन अमीनो एसिड या नॉन प्रोटीनियस पार्ट इसमें जुड़ा होगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन के साथ अगर न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन के साथ फास्फोरस है तो फास्फोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ ग्लिसराइड्स या कार्बोहाइड्रेट है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ लिपिड है तो उसको लिपोप्रोटीन। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन में क्या है कि आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, जो भी हमने प्रोटीन का एब्जॉर्ब की है, ठीक है, प्रोटीन को जो भी हमने एक्सेप्ट किया है तो वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद क्या उसमें हाइड्रोलाइसिस होगा, और हाइड्रोलाइसिस के बाद जो स्मॉल पेप्टाइड चेन्स बनेंगी या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी या पेप्टोन्स बनेंगे या फिर अमीनो एसिड्स बनेंगे तो उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या क्या बनेगा,
या तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चैन या फिर पेप्टोन्स या फिर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हो गई ड्राइव्ड प्रोटीन, मतलब किसी का व्युत्पन्न के बाद, व्युत्पन्न जो होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोटीन डिवाइड होगी या हाइड्रोलाइज्ड होगी अपने स्मॉल मोलिक्यूल्स में या स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या पेप्टाइड चेन्स में, तो वो क्या हो जाएगी, ड्राइव्ड प्रोटीन। तो ये हो गया नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, और लास्ट है क्या, उनका रोल क्या है उसके आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ड्राइव्ड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड का मतलब संयुक्त, सिंपल का मतलब सरल प्रोटीन। इसी तरह से क्या हम इसको समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक रोल, कि उसका रोल क्या है। तो रोल के आधार पे जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब संरचनात्मक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स क्या है हमारी संरचना में भाग लेती हैं, जैसे जितनी भी हमारी फाइब्रस प्रोटीन हो गई ये सब संरचना में भाग लेती हैं। ठीक है, तो जैसे कोलेजन हो गई, केराटिन हो गई, तो इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये हमारी संरचना में भाग लेती हैं। ठीक है, इनका काम क्या हो गया, संरचना बनाने का, तो इनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन। दूसरी प्रोटीन क्या है कि वो रेगुलेशन का काम करती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी। ठीक है, जो भी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे शरीर में, तो उनको रेगुलेशन का काम जो प्रोटीन करती है, तो उनको बोलते हैं हम रेगुलेटरी प्रोटीन। जैसे जितने भी हार्मोन्स हो गए, तो वो हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम का वर्क करती हैं। कुछ प्रोटीन्स क्या है, एंजाइम का वर्क, तो उनको क्या बोलेंगे, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक प्रोटीन। इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स हमें पोषण प्रदान करती हैं, स्टोरेज, जैसे सीड्स के रूप में सीरियल्स पे प्रोटीन स्टोर रहती है, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज प्रोटीन। और मिल्क वगैरह में कौन सी, लैक्टोज पाई जाती है, तो ये कैसी न्यूट्रिशन हमें इनसे मिलता है, तो इसको हम एक ही ग्रुप में समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल और क्या हो जाएगा, स्टोरेज, स्टोरेज प्रोटीन्स, मतलब पोषण जिनसे हमें प्राप्त होगा, या सीरियल्स में जो स्टोर प्रोटीन होती हैं, तो उनको हम स्टोरेज या न्यूट्रिशनल प्रोटीन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गई, संरचना में भाग लेने वाली, रेगुलेटरी, हमारी प्रोसेस को, हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेशन करने वाली, कुछ एंजाइमेटिक, एज ए एंजाइम वर्क करती हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स के डिफेंसिव प्रोटीन होती हैं, हमारी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, डिफेंसिव प्रोटीन, सुरक्षात्मक प्रोटीन। तो ये संरचना से, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी, ये सब कैसी होती है हमारे लिए, डिफेंसिव या सुरक्षात्मक प्रोटीन। तो ये सारा हो जाएगा सुरक्षात्मक प्रोटीन, न्यूट्रिशनल, स्टोरेज प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये हो गई इनका स्पेसिफिक रोल, हमारे शरीर में इनका क्या रोल है। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स कलर्ड प्रोटीन होती हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गई या फिर क्लोरोप्लास्ट हो गई, ठीक है, या फिर लाइकोपिन हो गई, उसको, ये भी हम उसको कंजुगेटेड प्रोटीन में रखते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन के कलर्ड प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन हो गई या फिर हीमोग्लोबिन या फिर लाइकोपिन वगैरह या क्लोरोफिल, ये सब कैसी हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल इसका क्लासिफिकेशन। की क्लासिफिकेशन हम तीन तरह से कर सकते हैं, एक नेटिव कन्फर्मेशन के आधार पे, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, और उनके स्पेसिफिक काम या रोल के आधार पे। ठीक है, स्पेसिफिक रोल के आधार पे, तो जो प्रोटीन जिस तरह का काम करती है उसको हम उसी तरह की प्रोटीन का नाम दे देते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल संरचना में, रेगुलेटरी रेगुलेशन में, एंजाइमेटिक एज ए एंजाइम, न्यूट्रिशनल जो हमें पोषण प्रदान करती हैं, स्टोरेज जितनी भी सीरियल क्रॉप्स में जो भी प्रोटीन होंगी उनको स्टोरेज प्रोटीन्स बोलते हैं, डिफेंसिव सुरक्षात्मक प्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज। ठीक है,
ड्राइव्ड प्रोटीन में क्या, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो स्मॉल पेप्टाइड चैन या पेप्टोन या अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वो ड्राइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाएगा। कंजुगेटेड में कुछ नॉन प्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच रहता है, उसी के आधार पे इसका हम नाम देते हैं। सिंपल प्रोटीन में क्या है कि इसमें नॉर्मल एक सिंपल सीक्वेंस होगी अमीनो एसिड्स की, तो उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। ठीक है, फाइबरस, फाइबर जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है प्रोटीन की। ग्लोब्यूलर, हमें गोलाकार आकृति की प्रोटीन दिखाई देती है। इसके बाद प्रोटीन्स का क्या है स्ट्रक्चर। प्रोटीन की स्ट्रक्चर किस किस तरह की होती है, वो होती है कि प्राइमरी लेवल की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। सेकेंडरी लेवल की जो होती है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन इनमें बढ़ता जाता है। अगर सिंपल प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन की बात करें तो उसमें एक सिंपल अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही पॉलीपेप्टाइड चेन या पेप्टाइड चेन आपस में बहुत सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा प्रोटीन यही अमीनो एसिड चेन आपस में कॉम्प्लेक्स आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगी, तो इसकी क्या कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की हमें दिखाई देती है, एक हेलिक्स के फॉर्म में जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, और दूसरा शीट के फॉर्म में जिसको हम बीटा शीट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी स्ट्रक्चर ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें बढ़ जाता है और ज़्यादा बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड मिलके आपस में एक कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगी उसको हम क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, इनको हम स्ट्रक्चर को हम बाद में समझते हैं। तो बेसिक क्या है कि प्रोटीन्स को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और इनमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर मेन अमाउंट में पाया जाता है, मेन सबसे अधिक पाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य ग्रुप भी पाए जाते हैं जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, निकिल। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस प्रोटीन में होते हैं, जैसा ये हमने कंजुगेटेड प्रोटीन में पढ़ा है। तो इस तरह से ये हो गया प्रोटीन के विषय में। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि कौन सी प्रोटीन बेसिक होगी, ठीक है, कौन सी एसिडिक होगी, प्रोटीन किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये किसकी सीक्वेंस पे डिपेंड होगा, सब अमीनो एसिड के ऊपर। ठीक है, अमीनो एसिड एसिडिक है, उसमें एसिडिक ग्रुप अधिक है, या उसमें बेसिक ग्रुप अधिक है, या वो न्यूट्रल है, या उसमें किसी अन्य तरह का एडिशनल ग्रुप अटैच है। तो सारी सीक्वेंसेस अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस पे ही उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर या प्रोटीन की विशेषताएं डिपेंड करती हैं। इसके बाद